नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय फसलों के तहत आज के वीडियो हम लोग जो प्रमुख दालें हैं, दालों की फसलें और तिलहन की फसलों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे दलहन की फसलों की, जो दालों की फसलें हैं। फिर हम लोग तिलहन फसलों के बारे में जानेंगे, इसके आंकड़े, अपडेटेड आंकड़े क्या है, उन सब के बारे में एक एक करके सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें दलहन फसल की। दलहन फसलों की अगर बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दलहन फसलें होती कौन कौन सी है। अगर दलहन फसलों में बात करें, इसके अंतर्गत आप लोगों को अरहर है, चना है, मटर है, मसूर है और सोयाबीन, ये है जो आप लोगों को दालों की फसल, दलहन फसल के रूप में इनको जाना जाता है। इसके तहत कौन कौन से आते हैं? अरहर, चना, मटर, मसूर और सोयाबीन जो दालें हैं दलहन फसलों के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि भाई जो दालें हैं या दलहन की फसलें हैं, ये दालें किस कुल से संबंधित है? वन लाइनर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये है जो लेग्यूमिनेसी। कौन से कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। दालों की फसल किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर बात करें अगर दलहन फसलों की विशेषता की, क्या भाई दलहन फसलों की क्या विशेषता है, तो इन विशेषताओं में सबसे पहले ध्यान रखना है आप लोगों को, जो इनकी फसलें होती है, जो दलहन की फसलें होती है, इनमें क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना। ग्रंथियों के बारे में अभी जानेंगे। जो ये ग्रंथियां पाई जाती है, क्या पाई जाती है? इनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है। और इन ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। समझ रहे हैं ना। जो इनकी फसलों की मुख्य विशेषता होती है कि इन फसलों में ग्रंथियां पाई जाती है और इन ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। अगर राइजोबियम की बात करें तो ये है राइजोबियम, ठीक है ना। तो राइजोबियम है जो नाइट्रोजन का मिट्टी में क्या कर रहा है? स्थिरीकरण कर रहा है। अगर मिट्टी में स्थिरीकरण की बात करेगा तो कौन सा जीवाणु करता है? वो है राइजोबियम, ठीक है ना। किसका कर रहा है? नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर रहा है और मिट्टी को नाइट्रेट की आपूर्ति करता है। मिट्टी में अगर नाइट्रेट की कमी है तो वो नाइट्रोजन का क्या करेगा? स्थिरीकरण करेगा और फिर उसे नाइट्रेट की आपूर्ति करेगा मिट्टी में, ठीक है ना। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो नाइट्रेट के रूप में उसे नाइट्रेट की आपूर्ति करेगा। तो राइजोबियम क्या काम कर रहा है? एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में काम कर रहा है। क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें कि भाई नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, तो दलहन फसलें क्या कर, दलहन फसलों में ये राइजोबियम क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। और दलहन की फसलों में ये चीज कहां पर आ रही है? नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। कौन सी फसलें? दलहन फसलों में ये राइजोबियम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करें कि फसल चक्र में इसका योगदान। अगर फसल चक्र में इसके योगदान की बात करें तो मोस्टली इसका योगदान है खरीफ फसलों में होता है, फिर दलहन फसलों में और फिर रबी की फसलों में। क्लियर हो गया। अगर फसल चक्र में योगदान की बात करें तो इसका योगदान क्या है? तो इसका योगदान है खरीफ फसलों में मैक्सिमम होता है, उसके बाद दलहन फसलों में और फिर रबी की फसलों में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। आगे अगर बढ़े दोस्तों, भाई फसल चक्र का उद्देश्य क्या है? कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है। आपको पता है कि फसल चक्र बदलने से क्या हो गया? एक जगह आप लोगों ने गेहूं की खेती कर दी तो उसी जगह उसी टाइम में अगले सीजन में हम लोग या अगले जस्ट उसके फसल के बाद में अगर कोई फसल बोएंगे तो वो गेहूं की ना बोकर किसी और की ज्वार, बाजरे या कोई भी फसल होगी, उस फसल को बदलकर दूसरी फसल को बोई जाएगी। उससे क्या होगा? उसके मिट्टी की उर्वरता वापस रिक्रिएट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोगों का फसल चक्र का मतलब ये हो गया। और दलहन की जो फसलें होती हैं तीनों फसलों में, मतलब तीनों ऋतुओं में इसकी खेती की जाती है। दलहन की जो फसलें हैं जिसमें आप लोगों को रबी में भी देखने को मिलेगी, खरीफ में भी देखने को मिलेगी, और जो जायद की फसलें हैं या जायद ऋतु है, इन तीनों ऋतुओं में दलहन फसलों की खेती देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। अगर रबी की बात करें तो रबी फसलों में आप लोगों को चना है, मटर है, अरहर है और मसूर की खेती आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। इन सब के बारे में, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलों के बारे में मैंने पहले बात कर ली है, तो वो आप लोग भारतीय कृषि के वाले वीडियो में डिटेल में आराम से जान सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है जो रबी की फसलों के तहत, बस मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो दलहन की फसलें होती है तीनों ऋतुओं में बोई जाती है। क्लियर हो गया। ये ध्यान रखना है।
इनमें आप लोगों को खरीफ की फसलों में सोयाबीन है, मूंग है और उड़द देखने को मिलेगी। और जायद के जो ऋतु हैं, ठीक है ना, जायद की फसलों में मूंग और सोयाबीन, जो जायद के ऋतुओं का टाइम होता है उसमें भी मूंग और सोयाबीन की खेती देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, मैक्सिमम उत्पादन दलहनों का मैक्सिमम होता है। अभी हम लोग पर्टिकुलर सोयाबीन की या किसी और की मटर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग जो दलहन का मैक्सिमम उत्पादन होता है भारत में, किस स्टेट में होता है, वो होता है एमपी, मध्य प्रदेश में। टोटल दलहन का उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है तो पहले स्थान पर आता है। बस इतना आप लोगों को ध्यान दो, जो सारे फैक्ट हैं बस एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात करें भाई, अब आ जाते हैं पर्टिकुलर बात करें। अभी तो मैंने टोटल दलहन की बात की तो टॉप पर कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर बात करें कि भाई पर्टिकुलर, जैसे सोयाबीन का मैक्सिमम उत्पादन देखने को कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को इसीलिए सोया क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। पर्टिकुलर बात करेंगे तब तो किसका है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का। अगर ओवरऑल दलहन की बात करेंगे तो वो कौन सा है, वो भी मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब पर्टिकुलर आगे बात करें मसूर, जो मसूर की दालें होती हैं, ठीक है ना, अगर इसका मैक्सिमम उत्पादन की बात करें तो इसका यूपी में पहले स्थान पर आप लोग कह सकते हैं। अधिकतम मात्रा में मसूर दाल का उत्पादन या दलहन फसलों के मसूर की बात करेंगे तो इसका उत्पादन है जो यूपी राज्य में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और अरहर फसल की बात करें, ये भी क्या है, दलहन फसल है। तो अरहर फसल का उत्पादन आप लोगों को मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए आप लोगों को अलग अलग वाले भी ध्यान रखना है और टोटल का भी ध्यान रखना है। और चने की बात करें, जो चने की फसलें हैं, इसका अगर उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन है आप लोगों को मध्य प्रदेश में अधिकतम मात्रा में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे बढ़े हुए दालों के उत्पादन और उपभोग में अगर बात करें भारत की स्थिति, दालों के उत्पादन और उपभोग की बात करें तो भारत है जो पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। क्योंकि विश्व की रैंकिंग और स्टेट की रैंकिंग दोनों के बारे में एटलीस्ट टॉप 3 दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट कम से कम भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। टॉप पर इंडिया है, बट क्या हो रहा है, मैक्सिमम दालों का आयात भी करता है। आप समझ रहे हैं ना कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन भी दालों का हो रहा है, लेकिन आयात भी तो मैक्सिमम हो रहा है ना दालों का। उसका क्या कारण है, उसका कारण है प्रोटीन सोर्स। दालें क्या हो गई, मुख्य रूप से प्रोटीन का सोर्स होने की वजह से इसका मैक्सिमम उत्पादन होकर भी आयात करना पड़ रहा है, ठीक है ना। दालों में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और आजकल हर बंदे का या कोई भी हो, इसका मैक्सिमम प्रोटीन के यूज के चक्कर में ये दालों को आयात करना पड़ता है भारत को। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे, प्रोटीन की बात आई गई है तो प्रोटीन आप लोगों को पता है। इन अगर दलहनी में बात करें तो दलहन की फसलों में बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में दलहन की फसलों में सोयाबीन में है, जो 40 या 45% के आसपास आप लोगों को किसके प्रोटीन की मात्रा मिलेगी और 20% के आसपास तेल मिलेगा, वो है सोयाबीन। क्या है, सोयाबीन में आप लोगों को ये रेशियो देखने को मिलेगा प्रोटीन का। मैंने टोटल का मैक्सिमम था उसमें बताया, बाकी सब में है प्रोटीन, लेकिन मोस्टली आप लोगों को ये अधिकतम मात्रा में सोयाबीन में आप लोगों को प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई सोयाबीन की बात हो रही है, अब सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है वो विश्व में कहां मोस्टली हो रहा है, तो वो आप लोगों को ब्राजील और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील में इसके उत्पादन को देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंडिया में सोयाबीन एमपी मैक्सिमम होता है, ये मैंने हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जो दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, अब बात आती है भाई ये जो भी टोटल दलहन की फसलें हैं इसमें सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो वो कौन से हैं, वो है सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं, तो उस किस्म का क्या नाम है, किससे रिलेटेड है, उसके बारे में बात करें। भाई जो आशा है ये किसकी किस्म है, अरहर की किस्म है। सम्राट है जो चने की एक किस्म है। गरिमा है जो मटर की एक किस्म है। तो ये किस्मों की कई बार नाम पूछ लेते हैं, भाई आशा किस्म का संबंध किस किस्म से, आशा का तो अरहर की किस्म से संबंधित है। सम्राट का संबंध किससे संबंधित है, चने की एक किस्म है। और गरिमा अगर किस किस्म से रिलेटेड हो रही है बात तो वो मटर से रिलेटेड है। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों ने अभी तक दलहन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं तिलहन फसलों की, ठीक है ना।
इन तिलहन फसलों की बात करें तो मुख्यतः इसके तेल के उत्पादन में मोस्टली योगदान दिया जाता है। तो मोस्टली किसके प्राप्ति के लिए? तेल की प्राप्ति के लिए जाना जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे? तिलहन की फसलें। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब तिलहन फसलों में कौन कौन सी फसलें आते हैं वो पता होना चाहिए आप लोगों को। तिल है, कुसुम है, सोयाबीन है, सरसों है, ये आप लोगों को तिलहन फसलों के रूप में इनको जाना जाता है। कौन कौन से हो गई? तिल है, कुसुम है, सोयाबीन है और सरसों है, जो तिलहन की फसलों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं भाई खेती का क्षेत्र। खेती का क्षेत्र से मतलब हो गया जो तिलहन की खेती की जाती है, किन किन क्षेत्रों में या कौन से जलवायु या कौन सी स्थिति में किस प्रकार की मिट्टी में ये मान सकते हैं। तो ये जहां पर कम वर्षा होती है, जिन इलाकों में कम वर्षा होती है उन इलाकों में ये तो तिलहन की फसलें बोई जाती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि बारिश भी कम भी हो रही है उन क्षेत्रों में भी इन तिलहन की फसलों का उत्पादन या बुआई की जा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, वापस बाहर आ गई सोयाबीन की। सोयाबीन आप लोगों को दलहन फसलों में हम लोगों ने पढ़ा था और सोयाबीन हमें तिलहन फसलों के रूप में भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में आता है, ये ध्यान रखना। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम लोगों ने दलहन में पढ़ा है तो ये तिलहन में कैसे आ गया। ये सोयाबीन है जो दोनों में आता है। क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं जो तिलहन की फसलें, अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें कि भाई उत्पादन हो रहा है, अगर वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया है टॉप पर, पहले स्थान पर। अगर तिलहन के उत्पादन में बात करें तो कौन सा देश है? भारत है। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तो वर्ल्ड की बात हो गई इंटरनेशनल लेवल पर। अगर नेशनल लेवल पर स्टेट वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश एमपी है जो पहले स्थान पर है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है जो तिलहन की खेती के लिए पहले स्थान पर है। क्लियर हो गया? ये दोनों चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो फसलों से रिलेटेड तो वर्ल्ड रैंकिंग और इसके अलावा जो भी स्टेट वाइज रैंकिंग है तो उन दोनों को तो हमसे हमेशा कवर करके ही रखना है, क्योंकि वहीं से सवाल उठते हैं और करंट के साथ साथ आप लोगों को हर साल अपडेट करते रहना है। ठीक है ना? अब बात करते हैं जो तिलहन की फसलें हैं इनकी ऋतुओं के अकॉर्डिंग बात करें तो आप लोगों को रबी की जो फसलें हैं या रबी का जो ऋतु काल होता है इसमें आप लोगों को सरसों देखने को मिलेगी। और खरीफ फसलों के अंतर्गत अगर तिलहन फसलों की बात करें तो आप लोगों को मूंगफली है, सोयाबीन है, जो कि मानसून काल में बुआई करते हुए आप लोग देखेंगे। जो मानसून का काल होता है अपन लोगों ने खरीफ और रबी की फसलों को डिटेल में जानना है भारतीय कृषि के तहत, उस वीडियो को आप लोग आराम से उस पहले देख सकते हैं ताकि ये सारी चीज आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं तिलहन की रैंक की बात करें। अगर तिलहन की रैंक की बात करें तो तिलहन फसलों में मोस्टली पहले स्थान पर किसे जाना जाता है? सोयाबीन को। और दूसरे नंबर पर तिलहन के उत्पादन की मात्रा में माने तो वो है मूंगफली। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है स्टेज वाइज। हम लोगों ने सेंट्रल की बात कर ली, ओवरऑल की बात कर ली। अब हम लोग पर्टिकुलर जो तिलहन की फसलें हैं उन सबके उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो किस राज्य में अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है और किस में नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मूंगफली का उत्पादन होता है मैक्सिमम तो वो होता है गुजरात में। ये वाले सवाल दोस्तों यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस राज्य में, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। टोटल तिलहन का उत्पादन कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। और पर्टिकुलर अगर तिलहन की जो फसलें होती हैं इनका उत्पादन कहाँ हो रहा है तो आप लोगों को मूंगफली है जो गुजरात में अधिकतम मात्रा में देखने को मिलेगी। मैक्सिमम उत्पादन आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात में। अगर सरसों का मैक्सिमम उत्पादन की बात करें राजस्थान में, और सूरजमुखी का मैक्सिमम उत्पादन आप लोगों को कर्नाटक में, और नारियल का जो मैक्सिमम उत्पादन है वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसलिए वहां पर नारियल की खेती जो तमिलनाडु और केरल के आसपास के इलाके वहां पर बहुत अधिक मात्रा में नारियल की खेती की जाती है, इसलिए नारियल का उत्पादन जहां पर अधिक मात्रा में जिस चीज की खेती की जाती है तो वो टॉप पर आएगा। तो नारियल का मैक्सिमम उत्पादन आप लोगों को तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। कुसुम की जो खेती है मैक्सिमम वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। और जो सोयाबीन है मध्य प्रदेश में। इसके बारे में हम लोगों ने काफी बार दलहन में भी पढ़ा है, तिलहन में भी पढ़ा है और इससे पहले भी पढ़ा है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया सोयाबीन है जो मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। मैक्सिमम दलहन और तिलहन से भी अगर कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? सोयाबीन है जो, और सोयाबीन है जो तिलहन और दलहन दोनों फसलों में आता है। ठीक है ना? तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।